जर्नी होम्स पार्ट 9। नाव द्वारा इंग्लिश चैनल पार करके मैं और गैरी फ्रांस स्थित कैलाइस में उतरे। धूप भरा दिन था। पक्षी सुंदर वृक्षों पर चहचहा रहे थे और हरे भरे चारागाहों में कोमल घास पवन के हल्के झोंकों से झुक रही थी। हम अपनी आज़ादी का आनंद उठा रहे थे। हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। अरे मंक, अब कहाँ? तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। गैरी की हरी आंखें रोमांच से चमक उठी। हम पश्चिमी फ्रांस के एक गांव की सड़क के किनारे खड़े थे। दुनिया तुम्हारे इशारे पर चलने के लिए तैयार है। गैरी ने अपनी जीन्स की पिछली जेब में से पश्चिमी यूरोप का एक फटा पुराना नक्शा निकाला और अलग अलग स्थानों को इंगित करने लगा। मोरक्को, स्पेन, पेरिस, रोम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। जहाँ कहाँ चलोगे? तुम कहाँ जाना चाहोगे गैरी? हर जगह, किंतु प्रश्न यह है कि किस क्रम में। एक क्षण के लिए सोचते हुए मैंने उन लहरों को याद किया जिन्हें मैं अक्सर ध्यान से देखता था और अपना हाथ आकाश में उठा दिया। हमारी मंजिल क्या होगी यह हम भगवान पर छोड़ देते हैं। गैरी, मतलब? गैरी ने मजाक में हाथ जोड़ लिए। तुम सारा दिन बैठकर ग्रंथों का अध्ययन और ध्यान करते हो, जबकि मैं घूमता रहता हूँ। फिर अपने हाथ हवा में उठाकर उसने कहा, तुम फैसला करो कि कैसे हम अपनी मंजिल को भगवान पर छोड़ दें। जमीन से एक पीला जंगली फूल चुनते हुए मैंने कहा, इसकी तरह। क्या तुम सदा के लिए यहाँ इस फूल की तरह बैठना चाहते हो? गैरी, देखो, मिट्टी में दबे एक छोटे बीज से इस फूल ने अपना यह सुंदर स्वरूप पाया। कैसे? अपनी नियति को भगवान पर छोड़कर। तुम जीते भाई, किंतु तुम्हारा यह मोहक काव्य हिच हाइकिंग में कैसे सहायता करेगा? फूल को सूंघते हुए मुझे एक विचार सूझा। जब भी कोई कार हमारे लिए रुकती तो सबसे पहले वे क्या पूछते हैं? चलो हम दोनों एक नाटक करते हैं। तुम ड्राइवर बन जाओ और मैं हम दोनों की भूमिका निभाता हूँ। गैरी ने कंधे उचकाए। हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? कासाब्लांका। कार का स्टीयरिंग घुमाने की नकल करते हुए उसने कहा। मैंने ताली बजाई। बिल्कुल ठीक, हम भी वहीं जा रहे हैं। उसे फूल थमाते हुए मैंने पूछा, क्या लगता है गैरी, जब भी हम सड़क के किनारे खड़े होंगे हमारी मंजिल एक रहस्य होगी जिसका उद्घाटन हमें अगली लिफ्ट देने वाला करेगा। गैरी उछलकर खड़ा हुआ और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह, बिल्कुल ठीक। जहां हमारे लिफ्ट देने वाले जा रहे होंगे हम भी वहीं जाएंगे। उसने वह जंगली फूल हवा में उड़ा दिया। कुछ दिनों पश्चात गांवों और कस्बों को पार करते हुए हम पेरिस की सीमा पर पहुंचे। जो जो शहर निकट आने लगा हम आशान्वित और उत्तेजित होने लगे। द लूवर, एफिल टावर, शानदार स्मारक, महल और कैफे हमसे कुछ ही मील दूर थे, किंतु हमारे लिए नियति की कुछ अलग ही योजना थी। हमें जो लिफ्ट मिली वह हमें जिनेवा, स्विट्जरलैंड ले गई। जहां पहुंचने पर थोड़ी ही देर में हम एक शांत नवचंद्राकार झील के तट पर ध्यान साधना करने लगे। एक युवा छात्रावास में हम 25 अन्य लोगों के साथ एक बड़े कमरे में ठहरे। उस कमरे में रुका एक युवा जिम हाल ही में अमेरिकी सेना के ससम्मान सेवानिवृत्त हुआ था। जिम को पूर्व की आध्यात्मिक पुस्तकों में बहुत रुचि थी और हमने घंटों बैठकर बातें की। वह छरहरा, बलवान और रोमांच के लिए तत्पर था। सेना में बिताए अनेक वर्षों ने उसे जुझारू बना दिया था। एक दिन उत्सुकता से जिम ने पूछा, मंक, वियतनाम युद्ध के दौरान तुम ड्राफ्ट सेना में जबरन भर्ती से कैसे बच गए? मैंने उसे बताया कि कैसे ड्राफ्ट बोर्ड ने भूल से मेरे दस्तावेजों में मेरी गलत जन्मतिथि भर दी थी। बाद में उन्होंने ड्राफ्ट लॉटरी में एक के बाद एक जन्मतिथियों के पर्चे निकाले। पूरा राष्ट्र सांसें थामे देख रहा था। जिन लोगों की जन्मतिथियां लॉटरी में पहले निकली थीं उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए पहले बुलाया गया। मेरी वास्तविक जन्मतिथि पहले निकली थी और गलत जन्मतिथि बाद में निकली तिथियों के लोगों को कभी भी बुलाया ही नहीं गया।
जिम शून्य में ताकने लगा। ठोड़ी मलते हुए वह सिर हिलाने लगा और 1 मिनट सोचकर बोला, शायद वह ड्राफ्ट बोर्ड की गलती नहीं थी, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और ही योजना बनाई है। जिम ने गैरी और मुझे इटली होते हुए मोरक्को चलने का निमंत्रण दिया। हम मान गए। क्रिस्टोफर कोलंबस के शहर जेनेवा के पास हम उसकी वॉक्सवैगन बीटल कार में बैठ गए। गाड़ी में बिजली के कुछ उपकरण लदे थे जिन्हें जिम अमेरिका में बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। फिर उसके पास सेना में कमाया धन भी था। सीढ़ीदार पहाड़ों से होते हुए हम मेडिटरेनियन सागर पहुंचे। दोपहर के सूरज की किरणें गहरे नीले पानी पर चमचमा रही थीं। उसे देखकर हमने तैरने का निश्चय किया। जब हम वापस कार के पास लौटे तो सब कुछ चोरी हो गया था। जिम हक्का बक्का रह गया। जब हम पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाने के लिए गए तो मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस ने चिल्लाते हुए हमें जेल में धकेल दिया। हम विस्मित थे। जैसे ही लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उनका प्रमुख हमारे पास आया। तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं, वह जोर से भौंका। जेल में सड़ो या शहर से बाहर चले जाओ, हमेशा के लिए। निस्संदेह हमने दूसरे रास्ते को चुना। रात के अंधेरे में एक पुलिस की गाड़ी लाल सायरन बजाती हमें शहर की सीमा के बाहर छोड़ गई। वह इटली में हमारा पहला दिन था। हम रात भर गाड़ी चलाकर सुबह तक तार घर पहुंचे। जिम ने जर्मनी में अपने सैनिक मित्रों से संपर्क किया और उन्होंने अपनी छावनी तक पहुंचने के लिए आवश्यक पेट्रोल का खर्चा भेजा। गैरी और मैं फिर अकेले रह गए। सड़क के किनारे खड़े हुए अब हम आगे की सोच में पड़ गए। अरे मंक, तुम्हें क्या लगता है कि किस्मत ही हमारी फूटी है? पहले फ्रैंक और अब जिम। जो भी हमारी सहायता करने का प्रयास करता है उसका सब कुछ लुट जाता है। मालूम नहीं गैरी, शायद इन सब के पीछे कुछ कारण जरूर है। गैरी ने पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखा जिससे हम अभी अभी आए थे। क्या तुम्हें सही लगता है कि सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है? हाँ, मुझे विश्वास है कि इसके पीछे अवश्य ही एक सुंदर योजना होगी। गैरी ने सिर हिलाया। मुझे भी विश्वास है। इसी के साथ हमने फिर अपने अंगूठे हवा में उड़ा दिए, यह प्रतीक्षा करते हुए कि अब तकदीर हमें कहाँ लेकर जाएगी।